हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में 10th क्लास का कंप्लीट मैथमेटिक्स पीवाईक्यूज के थ्रू पढ़ेंगे। जो कॉन्सेप्ट पीवाईक्यूज में यूज़ हुआ है उसको अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इस पूरे सीरीज का जो हम नाम रखे हैं उसका नाम है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वन शॉट सीरीज। इसमें हम करेंगे क्या कि हर एक चैप्टर का सारे पीवाईक्यूज को कलेक्ट करके वन शॉर्ट वीडियो चैप्टर वाइज बनाएंगे। जैसे आज का चैप्टर मेरा है चैप्टर 1 रियल नंबर। तो इस लेक्चर में रियल नंबर का जो भी पीवाईक्यूज है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन पीवाईक्यूज पढ़ने से पहले हम ये करेंगे कि इस चैप्टर में रियल नंबर वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में जो भी मेन टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स को बेसिक लेवल में थोड़ा पढ़ लेंगे, जिससे पीवाईक्यूज सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, इसके बाद रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, ये तीन टॉपिक एनसीईआरटी बुक का है। अगर इस चैप्टर में अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी है, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपको इस चैप्टर का बेसिक नॉलेज है तो आप इस तीन टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। डायरेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये पीवाईक्यूज वाला है, यहाँ पे आप जंप कर सकते हैं। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को हम किए हैं। तो टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में ये जानते हैं हम लोग रियल नंबर किसको कहते हैं। तो रियल नंबर क्या है? ये एक ग्रुप है किसका किसका? ये रैशनल और इर्रेशनल का ग्रुप है। रैशनल प्लस इर्रेशनल का जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को ही हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। सिंपली जैसे मेरे पास मान लेते हैं 2 है, 4 है, √5 है, ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर में आता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो क्या रियल नंबर के अलावा भी कोई और नंबर है? हाँ। तो एक नंबर, अगर कोई भी नंबर मेरे पास इस फॉर्म में √(-a) के फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो इस नंबर को बोला जाएगा इमेजिनरी नंबर। तो यहां से रियल नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कोई भी नंबर जो √(-a) के फॉर्म में नहीं हो। इमेजिनरी नंबर को छोड़ के सारे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। तो मेरा जो फोकस रहेगा वो रेशनल और इरेशनल पे रहेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं रेशनल क्या है। ये अगर रेशनल नंबर की हम लोग बात करें तो कोई भी नंबर जो a/b के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो? a/b के फॉर्म में जो नंबर हो, जहां पर a और b, a एंड b मेरे पास इंटीजर होगा। a एंड b इंटीजर है, लेकिन कैसा इंटीजर? तो ये को प्राइम इंटीजर होगा। को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर का क्या मतलब है? कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ऐसे ही नंबर को हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर। जैसे मेरे पास एक नंबर ऐसा है, मान लेते हैं हम लिखे 12/15 लिख दिए, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अगर इसको 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा और 5 3 ज़ा 15। अब 5 और 4 का हम कॉमन फैक्टर देखें तो सिर्फ 1 आएगा। तो इस वाले फॉर्म को बोलेंगे रैशनल नंबर इन सिंपल फॉर्म। तो रैशनल नंबर क्या है? जिस नंबर को p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं और p और q का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, इसको बोला जाता है रैशनल नंबर। इरेशनल किसको बोलेंगे? तो कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाए तो डेफिनेशन हो गया। उसको पहचानेंगे कैसे? अगर कोई नंबर रूट में है, किस में है? रूट के अंदर है। मान लेते हैं कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है और इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे फैक्टर अगर पेयर में नहीं है। अगर कोई नंबर रूट के अंदर है और सारे के सारे फैक्टर पेयर में नहीं है तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे अगर यहाँ पे हम 4 को लिखे √4, तो इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, इसका मतलब 2 के पेयर में है, तो ये √4 इरेशनल नहीं होगा। लेकिन अगर हम क्या लिखें? √8 लिख देते हैं। अब इसको अगर तोड़ेंगे 2 × 2 × 2, तो ये 2 का पेयर तो है लेकिन तीसरे का पेयर नहीं है, तो ये वाला नंबर मेरा इरेशनल हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम ऐसे लिखें
रूट 8 तो है, लेकिन हम इसका क्यूब रूट ले लिए। अब क्यूब रूट रेशनल है या इरेशनल? अब अगर ये नंबर 3 के पेयर में होगा तो ये रेशनल कहलाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 3 के पेयर में, इसका मतलब 2 बाहर आएगा, तो ये रेशनल है। तो जिस नंबर का nth रूट बाहर नहीं आए वो नंबर इरेशनल कहलाएगा। जो नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे उसको हम लोग रेशनल बोलेंगे। रेशनल के लिए क्या खास बात याद रखना है, p और q का जो कॉमन फैक्टर, सॉरी, या a और b या p और q कुछ भी बोल सकते हैं, हम यहाँ a और b लिखे हैं, तो a और b का कॉमन फैक्टर हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए। अभी इसको हम लोग और अच्छे से चर्चा करेंगे। तो कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में, उस नंबर को क्या बोला जाएगा, रैशनल नंबर बोला जाएगा। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन आपको आराम से आता है। मेरा मेन फोकस रहेगा p बाई क्यू को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एनसीईआरटी बुक का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 ही टॉपिक है इसमें, और दोनों टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है। ये वाला टॉपिक का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर का नाम दे दिए 24, ठीक है। अब इस 24 को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये अगर 24 है तो यहाँ पे क्या करते हैं 24 लिख लिए, और इस 24 को प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 12 टाइम्स में चला जाएगा। फिर इस 12 को करेंगे 2 से, तो 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इस 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3, तो क्या कि एक कंपोजिट नंबर था, कंपोजिट नंबर को हम लोग फैक्टराइज कर दिए प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। तो वही लिखा गया है जो मेरे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वो कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सारे के सारे नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी कंपोजिट नंबर है प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, मतलब 24 के लिए ये वाला फैक्टराइजेशन आया तो किसी दूसरे नंबर के लिए ये वाला फैक्टराइजेशन नहीं आएगा। 2⁻³ इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 3⁻1, 24 को ऐसे लिखे। अब दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका फैक्टराइजेशन इस टाइप का आएगा, 2⁻³ और 3⁻1, ठीक है। ये कह रहा है कि सारे नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में। और ये जो एक्सप्रेशन होगा, ये जो होगा, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, किसी दूसरे नंबर के लिए सेम नहीं होगा। अगर कोई और नंबर हम ले लेते 20, तो 20 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो अलग होगा। कैसे होगा, इसको 4 × 5 लिख सकते हैं, तो 4 को लिख दो 2 × 2 4, और 4 × 5, किसी को सॉल्व कर और अच्छे से लिखेंगे तो 2⁻2 × 5⁻1। तो ये वाला फैक्टराइजेशन दुनिया के और किसी दूसरे नंबर के लिए नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि एक नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। यहां तक क्लियर है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, उल्टा पुल्टा ऑर्डर हो सकता है। जैसे कोई और नंबर का हम लेंगे तो कुछ और आ सकता है ना। फिर इस प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज हम लोग फैक्टर ट्री बनाने में करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे अभी हम 24 को लिखे थे, कैसे लिखे थे, ये मेरे पास 24 था, 24 इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, ऐसे प्राइम फैक्टर लिख लिया इसका सारा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 टाइम्स में। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 6 टाइम्स में आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 टाइम्स में आ जाएगा। फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं, फैक्टर ट्री बस बॉक्स बना देना। सबसे ऊपर किसको लिखे, यहाँ पे 24 को लिख लिए सबसे ऊपर, एक बॉक्स बना दिए ऐसे। अब क्या कि इस 24 को हम लोग डिवाइड किए, किससे डिवाइड किए हैं, इस 24 को 2 से डिवाइड किए। प्राइम नंबर से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड कर दिए तो कितने बार डिवाइड हुआ, ये हो जाएगा 12 बार में डिवाइड। अब ये वाला पार्ट प्राइम है, इसको कुछ नहीं करना। ये वाला पार्ट कंपोजिट, फिर इसको 2 फैक्टर्स में तोड़ देना। अगर 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, 6 बार में जाएगा। ये वाला पार्ट तो प्राइम हो गया मेरा, इसको छोड़ देना। फिर जो पार्ट कंपोजिट है, इस कंपोजिट पार्ट को फिर से 2 फैक्टर में तोड़ना। तब तक करते रहना जब तक प्राइम नंबर नहीं आ जाए। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी को बोला जाता है फैक्टर ट्री। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वाला मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वाला मिलेगा। इसका यूज भी अभी पीवाईक्यूज में आया है।
तो दुनिया के हर कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करते हैं हम लोग कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का यूज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कैसे करते हैं। सपोज करो मेरे पास दो नंबर है, कितने नंबर है, एक नंबर 24 था अभी, और एक नंबर ले लेते 20। ठीक है, 24 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, अभी किए थे थोड़ा देर पहले, तो ये आया था 2⁻³ इंटू 3⁻1, और 20 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे ये आ गया था 2⁻² इंटू 5⁻1। ये मेरा फैक्टराइजेशन है। अब इसका यूज हम लोग करेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करना है, जो भी फैक्टर कॉमन है उसको लिख लेना है, दोनों नंबर में जो भी फैक्टर कॉमन है उसको लिख लेते हैं। तो दोनों नंबर में कॉमन 2 है, तो 2 को लिख लेंगे हम लोग। कॉमन, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर लिखना, तो दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन लिख लिए। अब जो 24 है वहां पे 2⁻³ है, और 20 में 2⁻2 है। अब कौन सा नंबर लेना है, 2⁻2 वाला लेना है या 2⁻3 लेना है। एचसीएफ में याद रखना है जो पावर सबसे छोटा होगा उसी वाले पावर को हम लोग लेंगे। 2⁻2 और 2⁻3 में 2⁻2 छोटा है, तो ये हो जाएगा मेरा एचसीएफ। 2⁻2 इसको लिख सकते 2 इंटू 2, नहीं भी लिखेंगे तो आंसर सही है, ये हो जाएगा 4। एचसीएफ आ गया 20 और 24 का कितना, 4। अब हमको लिखना एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में ध्यान रखना, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर को लिखे थे, एलसीएम में सारे प्राइम फैक्टर को लिखना, सारे के सारे प्राइम फैक्टर को लिख देना। तो कौन कौन सा प्राइम फैक्टर मेरे पास है, एक प्राइम फैक्टर 2 है, 2 को लिख देंगे, 2 को एक बार लिख दे, दोबारा नहीं लिखना। इनटू और कोई प्राइम फैक्टर बचा, तो एक प्राइम फैक्टर 3 भी आया है, तो 3 को लिख लिए, इनटू 5 को भी लिख लिए। अब क्या करना, इन सारे प्राइम फैक्टर में सबका हाईएस्ट पावर को बैठाना। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब 3 का हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 लिखेंगे, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 लिखेंगे। कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15, 15 इंटू 8 120 आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, एक और नंबर लेके हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई नंबर यहां पर ए इस फॉर्म में, एक नंबर ए है, ए लिखा हुआ है 2⁻³ इंटू 3⁻² इंटू 5⁻1, और एक नंबर बी है, ये है 2⁻4 इंटू 3⁻1 इंटू एक नंबर ले लेते हैं 7, इस तरीके से। अब हमको चाहिए एलसीएम और एचसीएफ, क्या चाहिए, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालना है, तो एचसीएफ में बताया जो जो फैक्टर कॉमन है पहले उसको लिखना, कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर एक ये वाला हो जाएगा, और कॉमन प्राइम फैक्टर एक ये वाला हो जाएगा। ये दोनों मेरे पास कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो लिख लिए 2 इंटू 3 मेरे पास कॉमन फैक्टर है। अब पावर की बारी है, तो एचसीएफ में लोवेस्ट पावर लेना है। 2 का पावर 4 भी है और 2 का पावर 3 भी है, तो 2 का पावर हमको क्या लेना, 3 लेना पड़ेगा। 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 भी है, 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर 1 लेना पड़ेगा। ये मेरा एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम लिखना है, अगर हमको एलसीएम लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो सारे प्राइम फैक्टर को लिखना है। तो पहला प्राइम फैक्टर मेरे पास 2 है, दूसरा प्राइम फैक्टर 3 है, तीसरा प्राइम फैक्टर 5 है, और चौथा प्राइम फैक्टर 7। अब बैठाएंगे पावर, तो पावर में देखते हैं 2 का हाईएस्ट पावर लेना एलसीएम में, 2 का पावर 4, 3 का पावर हाईएस्ट है 2, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1, ये हो जाएगा एलसीएम। तो यहां से मेरा क्या कॉन्सेप्ट बना, तो जब भी हमको एचसीएफ लेना है सारे कॉमन फैक्टर को लेना है विथ लोवेस्ट पावर, एलसीएम में सारे प्राइम फैक्टर का लेना है लेकिन विथ हाईएस्ट पावर। उसी को यहाँ पे हम लिख के लाए नोट में, एलसीएम है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट
पावर ऑफ इच कॉमन प्राइम फैक्टर, जो कॉमन रहेगा उसको लेना, और एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इच प्राइम फैक्टर बोला यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर, यहाँ पे प्राइम फैक्टर। समझ के बाद यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी का यूज हम लोग एक और कॉन्सेप्ट में करते हैं। अगर मेरे पास दो नंबर है, कितने नंबर है, दो नंबर, एक नंबर को ए बोल दिए और एक नंबर को बी बोल दिए, ठीक है, ऐसा कोई नंबर है, सिर्फ ये दो नंबर के लिए वैलिड है। तो मेरे पास क्या आया था, एक ए लिखे थे हम लोग, पहला ही नंबर को ले लेते, ए का वैल्यू मान लेते 24 है और बी का वैल्यू 20 है। तो एलसीएम और एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट ये कह रहा है दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी ये कह रहा है ए का मल्टीप्लिकेशन अगर हम किसके साथ कर दें, बी के साथ कर दें, ये इक्वल हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ये सिर्फ दो नंबर के लिए वैलिड है। दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर टू नंबर्स। एक बार चेक कर लेते हैं हम, एलएचएस को चेक कर लेंगे, फिर आरएचएस को चेक कर लेते हैं। एक नंबर मेरे पास है 20 और एक नंबर है 24, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 24 इंटू 2 ये हो जाएगा 48। ये मेरा एल एच एस का वैल्यू निकल गया 480। चलो आर एच एस का भी सॉल्व कर लेते हैं। आर एच एस का अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम मेरे पास कितना आया है, इन दोनों का एलसीएम आया है 120, एलसीएम है 120, एचसीएफ है 4। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 12 इंटू 4 48 और 0 को बैठा देंगे, क्या है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं अगर दो नंबर है तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट और दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है। तो इसका यूज कैसे करते हैं, चार चीज यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से एक चीज को गायब कर दिया जाएगा और इससे आपको फिर क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये था सारा यूज मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का। अब अगला थोड़ा सा रिविजिटिंग इरेशनल नंबर कर देते। इरेशनल नंबर बता चुके हैं कि कोई भी नंबर अगर जिसका nth रूट ना निकले, जैसे कोई नंबर का अगर स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा इरेशनल है। कोई भी नंबर अगर क्यूब रूट के अंदर है ये भी इरेशनल है। कोई नंबर 5 है ये अगर फिफ्थ रूट के अंदर है। nth रूट जिसका ना निकले वो सारे के सारे नंबर को हम लोग इरेशनल बोलेंगे, जिस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसी का यूज हम लोग करेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। तो सबसे पहले इस थ्योरम को याद रखना। ये थ्योरम ये कह रहा है अगर मेरे पास p एक प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कुछ समझ में आया थ्योरम? थ्योरम ये कह रहा है अगर मेरे पास p कोई एक प्राइम नंबर ले लेते 3 एक प्राइम नंबर है। सपोज करो 3 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। मान लेते ए स्क्वायर यहाँ पे हम लिख लिए 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख लिए 36, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये जो 3 है ये 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 36 को डिवाइड कर रहा है, तो ये 3 6 को भी डिवाइड करेगा। यही कह रहा है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता तो वो नंबर उस 3 प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। कोई दिक्कत नहीं है तक। तो ये मेरा थ्योरम है। इस थ्योरम का प्रूफ तो नहीं पूछता लेकिन इसका यूज हमेशा होता है। क्या है, कोई भी नंबर मान लेते मेरे पास एक नंबर है 5, एक नंबर है 5, तो 5 एक प्राइम नंबर है। हम ले लेते हैं ए ले लेते हैं 15 का स्क्वायर ले लेते हैं। क्या लेते हैं ए स्क्वायर लिख दिए 15 इंटू 15। ये 5 15 इंटू 15 को डिवाइड करेगा, ये 5 तो ए का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 5 15 आएगा, तो ये 5 15 को भी डिवाइड करेगा।
यही कह रहा है ये वाला थ्योरम, इसको ध्यान में रखना। इस थ्योरम का यूज करके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हर बार सीबीएसई पूछता है, ये पूछता है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, या √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल है लेकिन हमको प्रूफ करने देगा, तो इसके लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, हम लोग क्या लगाते, कंट्राडिक्शन रूल का यूज करते। कैसे यूज करेंगे, अगर मेरे पास √3 है, √2 है, √5 है, √7 है, ये तो इरेशनल है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो कुछ देर के लिए इस √2 को हम लोग क्या मान लेते हैं, रेशनल मान लेते हैं। इसमें बस लैंग्वेज का खेला है, लैंग्वेज लिखने आपको आना चाहिए। इस √2 को क्या मान लिए, चलो √2 को मान लेते हैं लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल है तो रैशनल का ये सारा प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, अगर कोई प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया तो कंट्राडिक्शन हो गया कि मेरा सपोजिशन ही गलत था। तो इस रूल का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर मेरे पास √2 रैशनल नंबर है तो √2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हो, √2 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई बी, जहां पर वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। क्या लिखेंगे, को प्राइम, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, को प्राइम इंटीजर। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा देर पहले बताए थे, को प्राइम इंटीजर ऐसे इंटीजर को बोलते हैं जहां पे दो नंबर का एचसीएफ क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी क्या है, सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। जैसे स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा √2 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा a डिवाइड बाई बी का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर यहाँ पे 2 होगा और b को इधर लेके आ जाते हैं, तो इधर हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखो क्या है, 2 का मल्टीप्लीकेशन किसी नंबर के साथ तब a स्क्वायर आ रहा है, 2 का मल्टीप्लीकेशन इस b के साथ है तब a स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा कि नहीं, कैसे, ऐसा कॉन्सेप्ट समझो। मान लो 5 का मल्टीप्लीकेशन किसी नंबर के साथ है जो एक नंबर 20 आ गया, इसका मतलब इस 20 को 5 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 5 का मल्टीप्लीकेशन किसी b नंबर के साथ है, 20 आ रहा है, तो 5 20 को डिवाइड कर रहा है, यही कॉन्सेप्ट है। तो इसी वाले कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लीकेशन b स्क्वायर के साथ है और ये पूरा a स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब 2 जो है a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। जब 2 प्राइम है 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता, थोड़ा देर पहले क्या पढ़े थे, कोई नंबर p प्राइम है, p अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर, p a को भी डिवाइड करेगा। 2 is a prime, 2 divides a square, it means 2 divides a। याद रहेगा या नहीं रहेगा, थ्योरम का यूज हुआ कि नहीं हुआ, 2 is a prime, 2 divides a square, it means 2 divides a। तो 2 जब a को डिवाइड कर रहा है तो 2 a का फैक्टर हो गया, तो क्या लिखेंगे, 2 is a factor, 2 is a factor of a। कोई दिक्कत नहीं, चलो अब देखो ध्यान से, मान लेते हैं मेरे पास, ये थोड़ा सा बेसिक रूल आपको बताते हैं। यहाँ पे कोई नंबर ऐसे 2, एक नंबर है मेरे पास 6, 2 3 जा 6 होता है, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन अगर हम इसके साथ करते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसी तरह मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कोई नंबर a है, इस 2a को m टाइम्स में डिवाइड करा, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन m के साथ करेंगे तो a आ जाएगा, 2m इज इक्वल टू a लिख सकते हैं ना। क्वोशिएंट का मल्टीप्लीकेशन डिविजर के साथ करते हैं
तो डिविडेंड आ जाता है। यही रूल यहाँ पे अपनाएंगे। मान लेते हैं ये जो 2 है, ए को m टाइम्स में डिवाइड किया, 2 डिवाइड्स a इन m टाइम्स। लेट 2 डिवाइड्स a इन m टाइम्स, m टाइम में डिवाइड कर दिया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लीकेशन अगर m के साथ करेंगे, 2 का मल्टीप्लीकेशन अगर m के साथ करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 2 m इज इक्वल टू a के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन का मल्टीप्लीकेशन डिवाइजर के साथ करते डिवाइडेंड मिल जाता है। दोनों साइड स्क्वायर कर देते, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसको लिख लेना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इधर करेंगे तो 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस a स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 से लिख लेते, a स्क्वायर का वैल्यू 2b के स्क्वायर के बराबर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। कहाँ से लिखे? फ्रॉम 1, यहाँ पे लिखा हुआ a स्क्वायर का वैल्यू 2b के बराबर। अब ये 2 इस 4 को डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। 2 का मल्टीप्लीकेशन किसी नंबर के साथ हो रहा है तो b हो रहा है, इसका मतलब 2 का ये क्या है, ये मल्टीपल है। 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और 2 इज अ प्राइम, 2 इज अ प्राइम, 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 एक प्राइम है, इसका मतलब 2b को भी डिवाइड करेगा। तो सो 2 डिवाइड्स b, जब 2b को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 2b का एक फैक्टर होगा, 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। 2 a का भी फैक्टर है, 2 b का भी फैक्टर है, इसका मतलब 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। कौन आ गया? 2 आ गया। लेकिन जब हम सपोज किए थे तो कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b क्या था? सिर्फ 1 था, क्योंकि a और b एक को प्राइम नंबर है, a और b एक को प्राइम का पेयर है, उसका फैक्टर 1 है। लेकिन जब हम सपोज किए इसको रैशनल नंबर तो इसका कॉमन फैक्टर 2 आ गया, इसका मतलब जो हम सपोज किए हैं वो गलत है, इसीलिए तो कंट्राडिक्शन अराइज हुआ है। हम कह रहे हैं कि ए और बी को प्राइम है, लेकिन जैसे √2 को हम रैशनल सपोज किए तो कंट्राडिक्शन अराइज हुआ कि ए और बी के पास कॉमन फैक्टर 2 है, इसका मतलब मेरा सपोजिशन रॉन्ग है। तो जो हम सपोज किए थे √2 रेशनल, वो रेशनल नहीं है, वो इरेशनल है, इसीलिए कंट्राडिक्शन अराइज हुआ है। तो लास्ट में हमको ये वाला लाइन लिखना है, देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट। क्या फैक्ट था? ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ए और बी के पास 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं था। क्यों? क्योंकि दोनों को प्राइम है। दिस कंट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption that √2 is rational। हम गलत एजम्पशन कर लिए थे, √2 को रेशनल मान लेते, इसलिए √2 क्या है? इरेशनल नंबर ही है। समझ गए बात? तो इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा? वो इस तरीके से पूछा जाता है, बीच में प्लस माइनस लगा देगा, इसको प्रूफ करना। तो इसको प्रूफ करने में फिर उनको पूरा रूल नहीं लगाना है। क्या लगाना है? मान लेते हैं लेट -5√3 इज रैशनल, इसको रैशनल मान लिया हम लोग, इसको रैशनल मान लें तो अब लिख सकते हैं -5√3 इज इक्वल टू P डिवाइड बाई Q, क्योंकि रैशनल माने हैं। चलो 5 को उधर भेज देते हैं, तो ये बचेगा -√3 इज इक्वल टू P डिवाइड बाई Q -5। इस माइनस को इधर भेजेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा √3 इज इक्वल टू
5 प्लस में हो जाएगा माइनस पी डिवाइड बाई क्यू। अब ध्यान से देखो, पी बाई क्यू मेरे पास एक रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू रेशनल है, और 5 भी रेशनल है, 5 इज अ रेशनल। तो रेशनल माइनस रेशनल रेशनल देगा, तो मतलब ये वाला पार्ट मेरे पास रेशनल है। लेकिन √3 मेरे पास एक इरेशनल नंबर है, तो रेशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि हम इस नंबर को रेशनल मान लें, तो जो हम सपोज किए थे वो गलत है, फिर वही वाला लाइन चिपका देना, डिस कंट्राडिक्शन अराइजेस। ठीक है, तो इस तरीके से दो टाइप का क्वेश्चन इस इरेशनल नंबर टॉपिक से पूछता है। तो ये मेरा पूरा बुक का कॉन्सेप्ट था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग करेंगे वो है पीवाईक्यूज। तो सवाल ये है कि सर हम जो पीवाईक्यूज करेंगे कौन सा पीवाईक्यूज करेंगे? बेसिक का भी पीवाईक्यूज करेंगे और स्टैंडर्ड का भी पीवाईक्यूज करेंगे। ये 3 साल का करेंगे, 2025, 2024 एंड 2023। यही 3 साल का क्यों? क्योंकि इससे पहले का सिलेबस थोड़ा अलग था, और इस 3 साल में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो उसी पैटर्न को हमको समझना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को यहां से करते हैं। इफ द HCF ऑफ 98 and 28 is m and the LCM of 98 and 28 is n, then the value of n minus 7m निकालना। तो ये क्वेश्चन 2025 का बेसिक वाले को पूछा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एलसीएम और एचसीएफ पता करना पड़ेगा। चलो 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ पता कर लेते हैं। तो किसी भी मेथड से आप एलसीएम और एचसीएफ इसका पता कर सकते हैं। जितना कुछ एलसीएम आएगा और कुछ वैल्यू एचसीएफ का आएगा। कौन सा मेथड लगाएं? तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उसका यूज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? चलो सिंपल सा मेथड हम लगा लेते हैं जो मेथड बचपन से पढ़े। 98 है और यहाँ पे 28, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम जो आया यहाँ पर, एलसीएम का वैल्यू है 2 × 7 × 7 × 2, तो ये हो जाएगा 98 × 2, 8 2 16, 98 × 2 करो 196 आएगा एलसीएम। एलसीएम का वैल्यू आया 196। ये मेरा जो एलसीएम है यही वैल्यू है, एलसीएम को n माना गया, n का वैल्यू हमको पता चल गया। अब यहाँ से m का वैल्यू भी पता करेंगे। m कितना है? चलो मतलब HCF, तो दोनों का अगर HCF निकाल ले, अपने पुराने मेथड्स निकाल लेते हैं, टाइम कम है इसीलिए कि इसमें तो ऑब्जेक्टिव है, आपको ऑप्शन टिक करना। 98 को डिवाइड लगा दो किससे? 28। तो इसका HCF 14 आएगा, निकाल लेना। HCF कितना आता? 14 आता। HCF आ जाता 14। एलसीएम 196, HCF है 14। हमको वैल्यू चाहिए, ये HCF को ही m बोला है, तो वैल्यू चाहिए n माइनस 7m का। n के प्लेस पे हम रखेंगे 196, क्योंकि ये एलसीएम माइनस 7 × m का वैल्यू है 14। कितना आंसर आएगा? ये 100 196 में से 98 को घटा देते हैं, तो ये शायद बच जाता है 98। ये आपका आंसर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है,
तो देखो एलसीएम और एचसीएफ का एप्लीकेशन पार्ट दे दिया, डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ नहीं पूछा है। 1 नंबर के लिए है, 2025 का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का भी पैटर्न समझते हैं, देखो ध्यान से। जहां पर एक नंबर मेरे पास दिया 1 है, 1 का पावर n है प्लस -1 का पावर 8, ये पूछा है 0 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर है? 0 के बराबर आ जाना चाहिए। कब आएगा 0 के बराबर? तो 0 के बराबर तभी आएगा जब ये वाला पोर्शन तो मेरा 1 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 1 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर इवन है तो नंबर पॉजिटिव हो जाता है। तो -1 का पावर 8 है तो 1 हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट को क्या होना पड़ेगा? -1 होना पड़ेगा, तभी तो 0 होगा। तो n का वैल्यू अगर हम कोई इवन इंटीजर रखें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। n का वैल्यू अगर हम कोई ऑड इंटीजर रखें तभी ये नेगेटिव आएगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑड इंटीजर। यानी अगर 1 का पावर हम क्या रख दें, 1 रखें या 3 रखें या 5 इस तरह से कोई नंबर रखें, इसका वैल्यू -1 आएगा। ऑड इंटीजर रखें, इवन में नंबर पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर लाइज बिटवीन √3 एंड √5? तो दोनों का वैल्यू अगर हम निकालें, √3 का वैल्यू और √5 का वैल्यू, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आराम से कर सकते हैं।